हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। ठंड बहुत हो रही है दोस्तों, और यूपी बोर्ड की परीक्षा का भी टाइम टेबल आ गया है। जो भी जिनके भी भाई बंधु इस बार इंटर या 10th क्लास में हैं, उनको सही से प्रोफेशन तरह की तैयारी करा देना, जो अच्छा परसेंटेज रहे। क्योंकि दोस्तों मित्रों, थोड़ा सा बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि जो हाई स्कूल की मेरिट है या इंटर की मेरिट है, यही हमारी लाइफ टाइम तक काम आती है। क्योंकि दोबारा बार बार हाई स्कूल इंटर नहीं होता। तो जो भी आपके भाई बंधु हों, जो भी हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, इंटर में चाहे आर्ट ग्रुप हो या साइंस ग्रुप हो, अच्छा फोकस करवा लेना। क्योंकि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और जो प्रयोगात्मक परीक्षा हैं वो 20 जनवरी से लेकर और 5 फरवरी तक चलेंगी। मंडल वाई बांट रखी हैं। और जो प्री बोर्ड का टारगेट दे रखा है वो आपका 16 से और 20 जनवरी के बीच में प्री बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। दोस्तों का बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी हमारे मित्र हैं, नए हैं या पुराने, अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमारा टारगेट रहेगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने लिया है टारगेट, क्या लिया है, JICLT या TGT PGT या KBS PGT। टारगेट हमारा क्या है, बायोलॉजी है। और बायोलॉजी की हम क्लास करा रहे हैं। आज आपकी देखिए, हमने वर्गीकरण कंप्लीट कर दिया और आपका जीवाणु, जिसे हम वायरस कंप्लीट कर दिया। अब आज हमने टॉपिक लिया है जीवाणु बैक्टीरिया। हमने वायरस कंप्लीट कर दिया। और आज का टॉपिक आपका जीवाणु बैक्टीरिया। और इसी के साथ साथ हम UGC नेट की क्लास भी जल्दी चालू करने हो जा रहे हैं। जो आपकी UGC नेट, जो नेट की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया हो या नहीं करा हो तो कर देना। क्योंकि 18 से और आपका 16 से और 20 जून के लमसम उसका पेपर है UGC नेट का। जून में 16 जून से 20 जून मतलब 22 जून तक, कंफर्म नहीं है, थोड़ा भूल गए हैं। तो इसमें पेपर है, अपना तैयारी कर लेना। 6 महीने अपनी तैयारी करने के लिए सब्जेक्ट अपना फोकस कर लेना। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, कोई भी हो। मगर हमारा जो हम यहाँ पे जो कराएंगे, हम सोशोलॉजी कराएंगे, समाजशास्त्र। तो इससे पहले आप देखिए, हम क्लास चालू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा जीवाणु बैक्टीरिया, पहली क्लास रहेगी। देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई सही प्रश्न हो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिया हमने, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है। देखिए प्लाज्मिड जो ड्रग या ड्रग्स बोलते हैं या ड्रग बोलते हैं, ड्रग ही बोलते हैं वैसे, ड्रग्स, ये ड्रग आपका प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है एफ फैक्टर। क्या ये जो आपके जीवाणु के नाम दे रखे, एफ फैक्टर है या कॉल फैक्टर है या TI प्लाज्मिड है या R फैक्टर है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लें, जो हमारा जो ड्रग जो उत्पन्न करता है, कौन सा जीवाणु उत्पन्न करता है, तो आपका D ऑप्शन सही है, R फैक्टर। क्योंकि प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले, देखिए जो प्लाज्मिड जीवाणु होते हैं कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले बाहरी गुणसूत्रीय या बाहरी केंद्रीय वृत्ताकार होते हैं। और हम इनकी बात कर लें तो ये आपके किसके, जो जीवाणु DNA या RNA के किसके बने होते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमारा जो आपका इसकी बात कर लेते हैं, जो हमारे जीवाणु होते हैं, जीवाणु, तो आपको ये DNA, क्या आपके DNA, ये आपके DNA के बने होते हैं। DNA अणु होते हैं, ये उस जीवाणु को विशेष गुण प्रदान करते हैं, उस जीवाणु की गुणता यानी जो गुण होते हैं उसको प्रदान करते हैं। और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। और ये हमारे जो जीवाणु होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु, तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। चलिए आगे जैसे बात कर लेंगे, जैसे एफ फैक्टर है या TI प्लाज्मिड है या कॉल फैक्टर है, उसके बारे में कौन कौन से जीवाणु किस में काम करते हैं। अगर पूछता है कि जो हमारा ड्रग्स उत्पादन रोग कौन सा जीवाणु उत्पन्न करता है, तो R फैक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न है, प्लाज्मिड जो जनन प्लाज्मिड उत्पन्न करता है। देखिए कौन सा, जनन प्लाज्मिड। तो जनन प्लाज्मिड के लिए कौन सा वो है आपका, तो ये है आपका एफ फैक्टर, एफ या एफ फैक्टर। तो ये आंसर सही है। जनन प्लाज्मिड जो उत्पन्न करता है, जनन प्लाज्मिड उत्पन्न करता है तो एफ फैक्टर करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
प्लाज्मिड जो ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड है। ट्यूमर जानती है सब, कैंसर की भी समस्या आती है, कैंसर को भी बोलते हैं शायद ट्यूमर। ट्यूमर प्रेरित करने वाले प्लाज्मिड कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? टीआई प्लाज्मिड, साइनोफेस तो नहीं है, तो नीला हरे सवाल में आ गया। आर फैक्टर, आर फैक्टर इसमें भी हम बात करी थी हमने। आर फैक्टर क्या है आपका? ड्रग। आर फैक्टर आपका ड्रग उत्पादन के लिए है। जो ये है आपका जो ट्यूमर प्रेरित करने वाला आपका टीआई प्लाज्मिड, ए आंसर इसका ठीक है, टीआई प्लाज्मिड। जो आपको ट्यूमर को प्रेरित करने वाले जो जीवाणु होते हैं तो ये आपके टीआई प्लाज्मिड होते हैं। ये चौथा प्रश्न, प्लाज्मिड जो विष उत्पन्न करने वाला, देखिए विष जो जहरीला होता है, जो विष उत्पन्न करता है, कॉल फैक्टर है, आप फैक्टर है या एफ फैक्टर है? अगर हम जो विष की बात कर लेते हैं, जो विष उत्पादन करता है तो कौन सा आपका? कॉल फैक्टर। ये क्या है? ये विष उत्पादन करने वाले प्लाज्मिड हैं। कौन से? प्लाज्मिड है ये विष उत्पन्न करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है, जो आपका टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। देखिए टीआई प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? रोड वेक्टर या स्फेराइडस, बी ऑप्शन कह रहा है एग्रो बैक्टीरियम या ट्यूमी फेसियस या इकोलाई या कोई नहीं। अगर हम 5वें प्रश्न की बात कर लें, कौन सा हो सकता है ये आपका? देखिए इससे तो आपका जो आंसर है इसमें कौन सा है आपका? एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियस, बी आंसर इसका ठीक है। देखिए टीआई जो आपका प्लाज्मिड है एग्रो बैक्टीरियम या ट्यूमी फेसियस में पाया जाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग जीन इंजीनियरिंग, जो आपका जीन उत्पादन होती है, जीन इंजीनियर में बेहक बैक्टर में के रूप में काम करता है। कौन सा? ये वाला जो जीन उत्पादन के लिए काम करता है। ये कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियस काम करता है। यह काम किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रूप से हमारे पौधों को कोशिका में प्रवेश करने, उसके जीनोम से जुड़कर द्विगुणन या डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। अतः इस जीवाणु जो बैक्टीरिया को, इस जीवाणु को प्राकृतिक जीन इंजीनियर भी कहा जाता है, जो पौधों में कोशिकाओं में प्रवेश करता है, या इसको हम जीन इंजीनियर बैक्टीरिया भी कहते हैं। किसको? एग्रोबैक्टीरिया या टूमी फेरियस को। छठा प्रश्न आपका, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक क्या है? एक नई प्रकार की सूक्ष्म जीव है या जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है जीवाणु? देखिए जो प्लाज्मिड है आपका प्रोकैरियोटिक जीवों में, जैसे जीवाणुओं में केंद्रकीय डीएनए के अतिरिक्त पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। एक्स्ट्रा, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि इसमें स्वयं द्विगुण की क्षमता होती है। जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं। आजकल जीन इंजीनियरिंग में इनका उपयोग वेक्टर के रूप में भी किया जा रहा है। आजकल इनका जो है जीन इंजीनियर में वेक्टर के रूप में भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। किसका? जीवाणुओं का। 7वां प्रश्न आपका, जीवाणुओं में गुणसूत्रीय, देखिए जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवांशिक से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाहरी आनुवांशिकता तत्व कहलाता है। अगर हम बाहरी आनुवांशिकता तत्व की बात कर लें तो प्लाज्मिड है, एपिसोम है, पाइलस है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अगर हम इसी की बात करें, जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवांशिकता जुड़े रहने वाला गुणसूत्र बाहरी आनुवांशिकता तत्व कहलाता है। क्या है आपका ये? प्लाज्मिड, एपिसोम, पाइलस या न्यूक्लियोटाइड? तो आपका ये आंसर सही है, इसका है प्लाज्मिड। क्या है आपका? प्लाज्मिड। ये आंसर सही है, प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। आठवां प्रश्न है, ग्राम अभिरंजन के लिए उपयुक्त किए जाने वाले अभिरंजक हैं। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अभिरंजक हैं एनिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट या ड्राई पेन ब्लू।
अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर लें तो ये आपके देखिए ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल वायलेट। सी आंसर ठीक है, क्रिस्टल वायलेट। देखिए ग्राम अभिरंजन जीवाणु के लिए प्रयोग किए जाता है। इसमें 2 चरण में क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर किसका, आयोडीन का विलयन का प्रयोग किया जाता है किसमें, क्रिस्टल वायलेट में, जो ग्राम अभिरंजन के लिए अणु प्रयुक्त किए जाते हैं। 9वां प्रश्न आपका देखिए, एक छोर पर कसाब के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। देखिए एक छोर पर, जो आपका एक छोर पर कसाब के गुच्छे वाला जीवाणु क्या कहलाता है। अगर हम जीवाणु की बात कर लें क्या कहलाता है, मोनोट्राइकस, सीफ्लोट्राइकस, एफिट्राइकस या पेरिट्राइकस। अगर एक छोर की बात कर लेते हैं, एक छोर वाले जो कसाब के गुच्छे होते हैं उनको हम बोलते हैं सीफ्लोट्राइकस। बी आंसर इसका ठीक है। एक सिरे वाला अगर प्लेजिला पूछे या कसाब पूछे, एक तो आपको मोनोट्राइकस। अगर आपको 2 सिरों वाला फ्लेजिला के गुच्छों की बात कर ले तो वो पूछता है, तो उसको हम बोलते हैं लेफोट्राइकस। और आपको दोनों सिरों पर एक एक फ्लेजिला तो आपका एफिट्राइकस, या संपूर्ण सतह पर फ्लेजिला तो पेरिट्राइकस। इस टाइप से पूछे जाते हैं। कसाब कितने प्रकार के होते हैं, हमारे गुच्छे आपके जो जीवाणु होते हैं उस प्रकार से। आपका जो 10वां प्रश्न है, किस जीवाणु में फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम होता है, 9+1, 9+2 या 9+0। अगर हम इसकी बात करें तो आपको कौन सा सही है, इसका सी आंसर सही है, 9+0। देखिए जीवाणु में उपस्थित जो फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल का क्रम 9+0 होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 9+2 का क्रम होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में 9+2 का होता है, जिसमें 9 सूत्र किनारे तथा 2 सूत्र आपके बीच में उपस्थित होते हैं। अगर हम जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्या होती है, जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। अब इसमें पूछा माइक्रोट्यूबल का, तो माइक्रोप्लेट का 0/0 होता है। और प्रोकैरियोटिक का पूछता तो 9+2, अगर प्रोकैरियोटिक का पूछता तो आपका 2 है, तो आपको पूछा माइक्रोब्यूटल का, तो इसका ये सही है, सी आंसर। 10वां प्रश्न है, दूध से दही किसके द्वारा बनता है। अगर हम दूध से दही की बात कर लेते हैं किसके द्वारा बनता है, देखिए दूध से जो दही बनता है हमारा, एसिटोबैक्टर एसिटिस है, या बैसिलस मेगाथीरियम से, या जेंथोमोनस सिट्री से, या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। तो हमारे जो दूध से दही बनता है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। डी आंसर इसका ठीक है। देखिए दूध से जो दही उत्पन्न करने वाला जीवाणु क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के आते हैं। ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। ये जीवाणु दूध में उपस्थित संकरा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। ये कि जो जीवाणु होते हैं दूध में उपस्थित जो संकरा होती है, संकरा को क्या लैक्टिक अम्ल में, खट्टे पदार्थ में बदल देते हैं, जिसके दूध से दही प्राप्त हो जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, हमारा खट्टा पदार्थ होता है। फिर क्या होता है, दूध से दही का निर्माण हो जाता है। जो हमारे जीवाणु होते हैं, दही में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं। बारहवां प्रश्न आपका, एंटीबायोटिक जो शब्द है किसने दिया था। अगर हम एंटीबायोटिक शब्द की बात कर लें, ये शब्द किसने दिया था, तो ये शब्द किसने दिया था, तो आपका ये बॉक्स, फ्लेमिंग, बॉक्समैन, फुंक या जेनर। तो बॉक्समैन, बी आंसर सही है, बॉक्समैन ने दिया था। देखिए एंटीबायोटिक शब्द जो बॉक्समैन ने प्रतिपादित किया था, या इसके प्रतिपादक या इसके जनक कौन है, बॉक्समैन है। इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक एंटीबायोटिक का निर्माण भी किया था। फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी तथा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से बनाई जाती है। जो हमकी पेनिसिलिन जो आपकी वो होती है, नमक दवाई होती है, तो एंटीबायोटिक से ये बनाई जाती है। तेरहवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा जो वो है आपका सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस या सुडोमोनास, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो हमारा कौन सा है,
जो नाइट्रो स्थिरीकरण की जो भूमिका निभाता है राइजोबियम, ये आंसर ठीक है। राइजोबियम के बारे में जान लेते हैं। राइजोबियम है क्या चीज़ आपका ये? देखिए राइजोबियम एक जीवाणु जिसे लेग्नुमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में सहजीवी रूप में बसा रहता है। कौन सा? लेग्नुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में बसा रहता है तथा वहाँ पर ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेता है। ये जीवाणु स्वतंत्र रूप से मृदा में भी वास करता है, परंतु उस अवस्था में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। 14वां प्रश्न आपका, ज़ैंथोमोनास सिट्राई निम्न के लिए एक रोग कारक जीव होता है। एक कारक जीव जो रोग होता है किस होता है? कौन सा आपका? ज़ैंथोमोनास सिट्राई क्या पे रोग जीव है, किसके लिए होता है? सेब में फायर ब्लाइट रोग, या आलू में बिल्ट रोग, या सिट्रस केकर, या येलो ईयर रॉट, या ऑफ गया हूँ। अगर हम इसकी बात कर ले कौन सा रोग होता है आपका, तो ये आपका सिंटर केकर, सी आंसर ठीक है। सिंटर केकर क्या? देखिए सिंटर केकर रोग ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक रोगजनक जीवाणु द्वारा होता है। ये एक क्या है? दंड रूपी ग्राम निगेटिव व वायवीय जीवाणु है। इसमें केवल एक ध्रुवीय कसाव पोलर फ्लैंग पाया जाता है। प्रत्येक जीवाणु की लंबाई की अगर हम बात कर लें तो ये 1.5 से 3 UM तक, तो चौड़ाई 0.5 से 1 mm तक होती है। ये रहे फ्रेंड आपके आज पहली क्लास कराई थी हमने जीवाणु की। 14 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके। जो भी विद्यार्थी नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको बायोलॉजी क्लास मिलेगी रूबरू। टारगेट हमारा क्या रहेगा? बायोलॉजी। कोई सी परीक्षा हो, कोई सी भी आपकी एक दिवसीय परीक्षा हो, आपकी कोई सी भी हो, सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करते रहना। जो भी बायोलॉजी से डर लग रहा है, डेली आपको बायोलॉजी क्यूज जरूर मिल रहेगी। बाय दोस्तों। आज जल्दी ही क्लास थोड़ा सा कम बनाया था, टाइम नहीं लगा, जिससे थोड़ा सा क्यूज ज़्यादा करा देते, समय नहीं लगा दोस्तों। इसके बाद में क्लास आपकी सीटेट यानी कि नहीं, सीटेट की गणित की पेडागोजी क्लास रहेगी इसके बाद में आपकी। वो भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जो सीटेट की परीक्षा चल रही हैं उनके लिए पावरफुल काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे सीटेट के। बाय दोस्तों।